नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि भारतीय संविधान की जो आधारभूत विशेषताएं हैं उनका हमने क्विक रिवीजन किया था थ्रू क्वेश्चंस कि शासन प्रणाली, जो मैंने कहा था कि जो फोकस रहता है इनका शासन प्रणाली पे रहता है, तो शासन प्रणाली में संसदीय जो व्यवस्था है वो, और दूसरा हमारा संघात्मक ढांचा, तो उसके मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। और पिछली जो एक दो क्लासेस थी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी शुरू की मतलब क्लासेस में, तो वो मैंने कहा ही था वो आधारशिला है, आधार बन रहा है, तो उसमें थोड़ा अगर क्लासेस थोड़ी सी समझ भी नहीं आ रही तो उसको फिर से देखना है बार बार। तो आज नए सेशन में मैंने कहा ही था पहले टॉपिक में तीन, जब मैं सिलेबस समझा रहा था तब तीन बातें मैंने जो है आपको बताई थी सिलेबस समझाते टाइम, कि पॉलिटी में जो फर्स्ट है आधारभूत विशेषताएं, उसमें किसमें आधारभूत विशेषता, यही हमारी जो है अप्रोच होनी चाहिए। जो चीजें हैं उनको छोड़ना नहीं है, कोई सी भी जो मतलब फैक्ट वगैरह उनको छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन फोकस उन्हीं पे रखना है, ज्यादा फोकस। जैसे लास्ट टाइम में हम जब रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन मैं भी करवाऊंगा, मैंने पहले ही कहा था कि जैसे पिछली क्लास में हमने रिवाइज किया ऐसे में, और रिवाइज जो पॉलिटी का भय है उसको दूर करेंगे थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू मैराथन, अलग अलग तरीके से जो है अंत तक हमारे पॉलिटी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखो आधारभूत जो विशेषताएं हैं, क्या आधारभूत विशेषताएं, जब सिलेबस समझा रहा था तो उसमें मैंने दो चीजें बताई थी। एक तो जैसे पिछली क्लासेस में हमारा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, जो शासन प्रणाली है इस पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? शासन प्रणाली पे फोकस करना है। दूसरा मैंने कहा था कि जो प्रस्तावना है उस पे भी जो है क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, तो क्यों पूछे जा रहे हैं इसका भी अभी मैं कारण बताऊंगा कि प्रस्तावना से जो है क्वेश्चन क्यों बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अब देखिए, शासन प्रणाली हमारे जो है कंप्लीट हो गई। अब हम किस में जाते हैं? प्रस्तावना में। तो पहली बात तो ये प्रस्तावना है क्या, मतलब प्रस्तावना क्या है। हमारे जैसे ही माइंड में प्रश्न आता है तो हमारे ये तो पता रहे हमारे को कि जैसे मूल अधिकार के बारे में हमने पढ़ा, और मूल कर्तव्य के बारे में हमने पढ़ा, नीति निदेशक तत्वों के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं ये भी समझा। तो ऐसे ही हमारे माइंड में जो है प्रस्तावना होती क्या है ये। तो जब छोटी क्लासेज या 12th तक जब हम थे, जब ऐसे लिखा करते थे हिंदी में, तो सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखते थे? प्रस्तावना। और नीचे नीचे क्या लिखते थे? उपसंहार लिखते थे। तो वो ही प्रस्तावना है। प्रस्तावना मतलब किसी भी टॉपिक का जो है परिचय देना, एक तरीके से किसी भी टॉपिक का क्या देना? परिचय देना। तो परिचय देना, अब कौन किसका परिचय देंगे बताओ इसके माध्यम से? इसके किसके अंदर आगे जो है कि क्या पढ़ने जा रहे हैं? संविधान, पॉलिटी वगैरह जो है, राज्य व्यवस्था हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें किसका परिचय होगा बताओ मेरे को? हमारे संविधान का। किसका परिचय होगा? हमारे संविधान का, कि हमारा संविधान कहना क्या चाहता है, उसकी मूल भावना क्या है। जैसे सुभाष कश्यप जी, कौन है? सुभाष कश्यप, जो कि जिनकी अलग से बुक चलती है, जैसे बेसिक बुक लक्ष्मीकांत, उसके बाद सुभाष कश्यप, डीडी बसु, ऐसे मतलब पोलिट और ज्यादा डीप में जो भारत का संविधान करके बुक आती है। तो सुभाष कश्यप जी जो है ये बात कहते हैं कि प्रस्तावना जो है आत्मा है, मतलब, और जो संविधान है वो शरीर है। जैसे ये शरीर अभी खड़ा है, अगर इस शरीर से इंडियन फिलोसॉफी में तो माना ही जाता है आत्मा का अस्तित्व, तो आत्मा निकल जाए तो शरीर एक खोखला सा ढांचा रह जाएगा। तो अगर हमारा, अब बताओ शरीर किसको कहा है? संविधान को। किसको कहा है? संविधान को जो है शरीर का है। हमारे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हमको समझना है। आत्मा, आत्मा किसको कहा बताओ मेरे को? प्रस्तावना को। इसको इधर लिख लेना। आत्मा किसको कहा? प्रस्तावना को, जो है हमारे शरीर, मतलब इसकी आत्मा का। तो आत्मा नहीं है अगर, क्या नहीं है शरीर में, तो खोखला। तो बताओ प्रस्तावना नहीं होने पे कौन खोखला हो जाएगा? प्रस्तावना नहीं होने पे हमारे देश का संविधान खोखला हो जाएगा। इसलिए हमारे को क्या है पढ़ना जरूरी? संविधान पढ़ रहे हैं, और अगर हमने प्रस्तावना को नहीं जाना हमारे देश की को, तो नो डाउट कि हम संविधान को पढ़ना मतलब सीख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आत्मा है, उसके बिना खोखला है सब कुछ। इसलिए हमें किसका अध्ययन करना पड़ता है? प्रस्तावना का। किसका अध्ययन करना पड़ता है? प्रस्तावना का। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इस प्रस्तावना में कि संविधान इसके बिना जो है खोखला लगता है? तो ये प्रस्तावना पूरे के पूरे संविधान का सार है।
जैसे आत्मा हमारे पूरे शरीर का, सब पूरे जीवन का सार होती है, वैसे ही प्रस्तावना में जो संविधान जो कहना चाहता है, जैसे जो दूध वगैरह होता है, छाछ होती है, उससे मक्खन निकल जाता है ना, तो वैसे मक्खन है एक तरीके से कौन है, प्रस्तावना। मतलब देखो अभी प्रस्तावना का जो है मैं बताता हूँ, ये प्रस्तावना में लेके भी आया हूँ, ये रही प्रस्तावना। तो ऐसा क्या है ये आत्मा, मतलब पूरे के पूरे संविधान को इससे समझा जा सकता है। किसको समझा जा सकता है, संविधान को। थोड़े दिन पहले देखो, अभी नवंबर में, कब, नवंबर में 26 नवंबर को, कितनी तारीख को, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है हमारे देश का। तो उस डे का कुछ न कुछ तो ऐसा होगा कि उस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्या हुआ था 26 नवंबर को, तो देखो जब इस पे हम नजर दौड़ाते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमको दिखता है, 26 नवंबर 1949। और हमारे को अगर हमारे देश की प्रस्तावना याद नहीं है तो ये हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय है कि हमारे को प्रस्तावना याद नहीं है। हमें प्रस्तावना क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। जैसे 26 नवंबर को स्कूल्स वगैरह में, कहाँ पे, स्कूल्स वगैरह में जो संविधान दिवस के दिन ये प्रस्तावना पूरी की पूरी वाचन होता है, मतलब इसका, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जाने, जो स्टूडेंट्स जो है, पौध जो है, नई नई पौध जो तैयार हो रही है, वो हमारे देश की केवल सिलेबस से रिलेटेड नहीं है कि यार प्रस्तावना से जो है क्वेश्चन आ रहा है। हमारे प्रस्तावना माइंड में रहनी चाहिए, पूरी की पूरी प्रस्तावना क्या होनी चाहिए, समझ में आई हुई रहनी चाहिए। तो देखो इस 26 नवंबर को क्या हुआ था, अभी जो 26 नवंबर गया, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, देखो क्या लिखा हुआ, इसको पूरा हम समझेंगे। आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, यानी मार्गशीर्ष महीने की सप्तमी को, और संवत के कितना था, 2006 था उस टाइम। जैसे अपने जो है जो सन चलता है उससे 57 ईयर्स जो है ये क्या चलता है, आगे चलता है। तो संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को, कौन से संविधान को, भारत के संविधान को अंगीकृत, क्या लिखा हुआ है, अंगीकृत, 3 शब्द लिखे हुए हैं, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या क्या करते हैं बताओ मेरे को, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, और क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। तीनों शब्द हमें पता रहने चाहिए। अंगीकृत किसको बोलते हैं, स्वीकार को, कि इस देश के संविधान को, ये संविधान सभा, मतलब जो कि एक तरीके से जनता की सभा है। बहुत आरोप लगते हैं, वो हमारा अलग जो है उस पे विषय है कि जनता की ठीक नहीं थी, लेकिन हमको तो ये देखना है कि ये जो संविधान सभा है, देखो इस संविधान सभा में, कहाँ पे, जो संविधान हमारे देश का, ऐसे तो संविधान बन नहीं गया, संविधान बनने के लिए एक सभा बनाई गई थी जिसको संविधान सभा के नाम से जाना जाता था। उस संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इस जो पूरी प्रस्तावना है इसको अंगीकृत किया है। क्या किया है, अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब क्या होता है, हिंदी पढ़ते हैं, अंगीकार से बना है, स्वीकार, कि स्वीकार करते हैं इसको, एक तरीके से नियम के रूप में लेते हैं, अधिनियमित करते हैं। और आत्मा से, केवल ये नियम वगैरह से नहीं, हम इसको आत्मा से स्वीकार करते हैं, आत्मा के समक्ष अर्पित करते हैं। तो तीनों शब्द पता चल गए। तो देखो किससे पता चल रहा है, ये बातें कहाँ से पता चल रही है, ये बातें पता चल रही है हमको प्रस्तावना से। कहाँ से, प्रस्तावना से। और क्या पता चलता है, क्यों ये आत्मा है, क्यों ये आधारशिला है, मतलब हमारे देश के संविधान की, 4 बातें इससे पता चलती है। देखो शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम भारत के लोग, किससे शुरुआत करते हैं, हम, यानी हम सब भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, देखो स्टार लगा हुआ, अभी कारण देखेंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो देखो जो 4 बातें इसमें आएगी हमारे। अब ये समझते हैं कि भाई इम्पोवाई इज, जो प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है। 4 बातें बताते हैं। कितनी बातें बताती है प्रस्तावना, 4 बातें। एक तो ये जो है पूरे के पूरे संविधान को शक्ति कहाँ से मिली, सत्ता का स्रोत क्या है, संविधान की सत्ता, मतलब ये पूरा का पूरा जो संविधान है वो किसने स्वीकार किया है। देखो लास्ट में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहां से कर रहे हैं, हम भारत के लोग से, यानी भारत के लोगों ने इसको जो है संविधान सभा के माध्यम से क्या किया है, अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और आत्मार्पित किया है। तो यानी ये संविधान को पावर कहां से मिली,
पावर, सत्ता, जिसको प्राधिकार भी बोला जाता है, यानी प्राधिकार का स्रोत क्या है, स्रोत कहाँ है, कहाँ से जो है इसने जन्म लिया है, कहाँ से जन्म लिया है, भारत के लोगों से। इसको मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है संप्रभुता का, रूसों का, वो देखेंगे देखेंगे क्या अपने हैं। हम भारत के लोग, क्या है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या हो गया कि जो सत्ता है या जो प्राधिकार है, सत्ता या प्राधिकार का क्या हो गया बताओ मेरे को, स्रोत हो गया। सत्ता या प्राधिकार का स्रोत, ये ऐसे लिखते हैं स्रोत। स्तोत्र नहीं, स्तोत्र राम स्तोत्र, स्तुति हो जाता है उसका अर्थ, ध्यान रख लेना। मैं हिंदी वैसे भी पहले ही कहा था, अलग से नहीं पढ़ा। ऐसे स्त्रोत, ये तो जैसे राम स्तोत्र वगैरह, तो ये तो स्तुति के अर्थ में है, ये स्रोत, इस टाइप से। तो देखो फर्स्ट ही फर्स्ट इसको ऊपर हम भारत के लोग, एक पॉइंट हो गया कि संविधान से हम जो प्रस्तावना, उससे हमें पता चलता है कि यार भारत के संविधान को पावर कहाँ से मिली, पावर कहाँ से मिली, भारत के लोगों से मिली। कहाँ से मिली, भारत के लोगों से। एक लास्ट का पॉइंट देखा हमने कि इस संविधान को, यानी जो इस मतलब लागू करने की एक तरीके से तिथि, उसकी जो है संविधान के लागू होने के 26 नवंबर से को नहीं, मतलब 26 जनवरी को नहीं, 26 नवंबर 1949 को इसके ज्यादातर जो प्रोविजन है वो लागू हो गए थे। इसलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। तो संविधान के हमें लागू होने की क्या पता चलती है, तिथि। किससे पता चलती है, किससे पता चलती है, संविधान की प्रस्तावना से। तो कितनी बातें पता चली अभी तक, तो जो है 2 बातें पता चली है। टोटल बातें कितनी बताई थी बताओ, प्रस्तावना से कौन कौन सी 4 बातें हमें पता चलती है। फर्स्ट, सत्ता के या प्राधिकार का स्रोत मिलता है कि भाई जनता है, कहाँ की जनता है, भारत की जनता। इस संविधान के लागू होने की तिथि हमें पता चलती है 26 नवंबर 1949। आगे देखो, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये देखो, ये अलग पोर्शन है। ये आगे देखो तथा लिखा है, तो ये क्या पता चल रहा है, हमारे राज्य की जो भारत है, भारत मतलब पॉलिटिकल साइंस में मैंने पहले बताया था इसको राज्य माना जाता है। तो राज्य की प्रकृति पता चल रही है कि भारत एक मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। किसी के, अभी हम पढ़ेंगे संपूर्ण प्रभुत्व, एक एक जो कीवर्ड है इसका देखेंगे। ये समाजवादी है, ये पंथ निरपेक्ष है मतलब भारत, और क्या भाई बताओ मेरे को, लोकतंत्रात्मक यहाँ गणराज्य है। तो भारत राज्य की, इनको अभी अलग से अभी देखेंगे अपन धीरे धीरे। इससे जो है हमें पता चलता है कि ये राज्य की ऐसी प्रकृति है। तो और दूसरी बात क्या पता चली, राज्य की प्रकृति, यानी भारत की जो है, देश के किस तरह की जो है प्रकृति देश की है। कहां से पता चली, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य से पता चली। तो कितनी बातें पता चली अभी तक, 3 बातें, सीधा सीधा पूछ लेगा। और हमारे देश की बताओ ये आधारभूत विशेषताएं नहीं है कि हमारा देश समाजवादी है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, पिछली क्लास में हमने जो शुरू की फर्स्ट या सेकेंड क्लास, जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें सारी बातें देखी है कि किस तरीके से जो है ये पंथ निरपेक्ष है, गणराज्य हम पढ़ के आए हैं। तो ये अभी हम वापस देखेंगे। तो राज्य की प्रकृति पता चल गई, और देखो और क्या पता चल रहा है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की क्या स्वतंत्रता। देखो अलग कलर से इनको दिखाया गया है, न्याय को दिखाया कि नहीं दिखाया, स्वतंत्रता को, समता को, किसको, समता को। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो ये देखो इनसे क्या पता चल रहा है कि ये हमारे देश के संविधान के क्या है, उद्देश्य है कि भाई हम समता चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, हम जो है क्या चाहते हैं, बंधुता चाहते हैं। क्या चाहते हैं, बंधुता। तो तीसरी बात हमें क्या पता चली कि जो हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है, ये कहां से पता चलता है हमको, प्रस्तावना से हमें पता चलता है। तो देखो राज्य की प्रकृति, ये आधारभूत विशेषताओं में, संविधान के उद्देश्य क्या है, ये सारे के सारे उद्देश्य किस में आते हैं, भारत के संविधान के जो सेलिएंट फीचर है उसमें आते हैं। इसलिए ही तो मैंने कहा कि प्रस्तावना को हमें अलग से पढ़ना चाहिए, प्रस्तावना को क्या करना चाहिए, अलग से पढ़ना चाहिए। तो बातें पता चल गई। प्रस्तावना, प्रस्तावना आते हैं हमारे, पहले तो प्रस्तावना हमें याद रहनी चाहिए पूरी की पूरी। उसके बाद
मतलब मान लो अभी नहीं है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोज जो है देखते रहे, तो क्योंकि ये सिलेबस से कोई बात नहीं है कि सिलेबस सही है, वैसे ही हमें याद रहनी चाहिए कि यार हमारे देश में क्या क्या संविधान निर्माता बना के गए जब। तो सबसे पहली पहली बात, ऊपर हम भारत के लोग, यानी इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से पावर मिली? भारत के लोगों से पावर मिली। कहाँ से मिली? लोग, भारत के लोगों से। नीचे ही नीचे क्या लिखा हुआ था बताओ मेरे को? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो डेट पता चल गई लागू होने की। राज्य की प्रकृति पता चल गई कि राज्य कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और क्या पता चली? संविधान के क्या क्या उद्देश्य है, कि भाई हमारा संविधान न्याय सुनिश्चित करना चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, समता चाहता है, और क्या चाहता है? बंधुता चाहता है। तो अब इन हम देखो, ये बात हमको समझ में आ गई हम भारत के लोग की, और ये बात समझ में आ गई। अब हम समझने कहाँ जाएंगे? राज्य की प्रकृति की, हमारे देश के राज्य की कैसी कैसी प्रकृति है, तो इसको हम अलग से देख लेते हैं। राज्य की प्रकृति, इससे देखो वो क्वेश्चन निकालता है। गणराज्य से जो है एक बार क्वेश्चन निकाल लिया, बेरुवाड़ी संघ से जो है क्या निकाल लिया? क्वेश्चन निकाल लिया। तो ऐसे जो है इनको हमारे को क्या रखना है? ध्यान रखना है। राज्य की प्रकृति और उद्देश्य को अलग अलग हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो राज्य की प्रकृति में देखो फर्स्ट ही फर्स्ट क्या था? एक बार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारे तो सीधा सीधा सा पूछेगा कि कोई भी ऊपर विशेषता दे देगा और ये किससे मैच खाता है, बस ये संपूर्ण प्रभुत्व। क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो प्रभुत्व किसको बोलते हैं? कहते हैं ना यार प्रभुता है मेरी, क्या है? प्रभुता। और संपूर्ण प्रभुता, कैसी प्रभुता? संपूर्ण, यानी हर तरीके से। हर तरीके से मतलब आंतरिक तरीके से भी और बाह्य तरीके से भी। संपूर्ण का मतलब क्या? आंतरिक तरीके से भी, और दूसरा तरीका क्या है बताओ मेरे को? बाह्य तरीके से। कैसे तरीके से? बाह्य तरीके से। प्रभुता, प्रभुता कहते हैं ना, प्रभुता पाए का ही मद नहीं, वो वाला ही प्रभुता है। कि ऐसा कौन है जिसको जो है प्रभुता पाने के बाद भी जो है मद नहीं हुआ? तुलसीदास जी की चौपाई है, तो वही प्रभुता। प्रभुता का मतलब एक तरीके से डिसीजन लेने की जो प्रभुत्व है वो। तो प्रभुत्व को कितने एंगल से देखना है? दो एंगल से, आंतरिक और बाह्य। जैसे मान लो ये भारत है, ये क्या है? जैसे भी है ना, मान लो ये इंडिया है। तो भारत में अगर कोई भी आंतरिक मुद्दा है, मान लो ये, या कोई बाह्य भारत से बाहर का मैटर है, भारत का आंतरिक मैटर है या कौन सा मैटर है? बाह्य मैटर है। दोनों ही मुद्दों में भारत सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो किस हिसाब से जो है क्या लेवे? डिसीजन लेवे। इस कॉन्सेप्ट को, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमको थोड़ा सा पता रखना है कि किस तरीके से। सीधा सीधा पूछ लेगा कि मान लो बाह्य और आंतरिक दृष्टिकोण से जो है निर्णय लेने के लिए भारत सरकार स्वतंत्र है, तो ये किस गुण से जो है मैच खाता है और या इसकी अभिव्यक्ति हमें कहाँ मिलती है? तो अभिव्यक्ति कहाँ मिल रही है इसकी बताओ मेरे को? ये इसकी अभिव्यक्ति मिल रही है हमको प्रस्तावना में। कहाँ पे मिल रही है? प्रस्तावना में। तो पहला ही पहला समझ में आ गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और भी बहुत इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे इतना ही काम का है कि आंतरिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आते ही आंतरिक और बाह्य दृष्टि से दोनों से क्या है? स्वतंत्र। ठीक है। पहले देखो, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक डोमिनियन स्टेटस का जो है कॉन्सेप्ट आता है। अंग्रेज 1942 तक डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे। मतलब कि जो विदेश संचार, ऐसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो खुद के पास रखना, बाकी सत्ता वत्ता सब जो है आप संभालो। इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस नहीं है, ध्यान रख लेना। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मुद्दे किसी और के, पहले तो यही था, ब्रिटेन के अंडर में थे, भारत वाले अंतरिम सरकार वगैरह चला रहे थे, लेकिन कंट्रोल किनका था? 45 की भी देखे तो अंतिम रूप से कंट्रोल ब्रिटिश सरकार। तो वैसा सिचुएशन नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, आंतरिक दृष्टि से भी और कैसी दृष्टि से? बाह्य दृष्टि से। तो पहला पहला राज्य की प्रकृति का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सेकंड क्या है बताओ मेरे को? समाजवादी। सेकंड क्या है? समाजवादी। तो देखो कहीं भी शब्द अगर पॉलिटी में वाद लगे ना, जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, है ना, इस तरीके से और भी कहीं भी वाद लगे, ठीक है, तो वाद का मतलब क्या होता है? विचारधारा। उदारवाद, क्या है? उदारवाद। इस तरीके से वाद का मतलब क्या है? विचारधारा। तो ये तो आ गया वाद। वाद का मतलब क्या हो गया? विचारधारा। और कैसी विचारधारा? जो समाज के प्रति। तो
तो भारत, ये समाजवादी शब्द पहले भी मैंने बताया था पिछली क्लासेस में कि ये कौन से संविधान संशोधन में जुड़ा था, 42वें संविधान संशोधन में। कौन से संविधान संशोधन में? 42वां। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो ये समाजवाद का मतलब क्या है? यानी जो संसाधन है, जो क्या है, संसाधन, भारत के संदर्भ में बता रहा हूं, उनका वितरण हो, मतलब कि एक तरीके से उनका क्या हो, वितरण हो। जैसे ब्रिटेन, उसके जर्मनी के या उस मार्क्स वगैरह का में जाएंगे तो ना, तो वो इस तरीके से सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि जैसे दो तरह की विचारधाराएं रहती है, एक समाजवादी और दूसरी पूंजीवादी। अगर इसके परिचय नहीं है तो भी थोड़ा सा हम देख लें। एक तो बिजनेसमैन, अगर जनरली देखे जाए तो एक तो हो गए बिजनेसमैन टाइप, कौन से, बिजनेसमैन टाइप, और दूसरे कौन से हो गए बताओ मेरे को, श्रमिक। बिजनेसमैनों के कौन काम करेंगे? श्रमिक। तो मार्क्स जो है वो इस इनका प्रतिनिधित्व करता है एक तरीके से। ऐसे मान लो एक मार्क्स व्यक्ति हुआ है, नहीं सुना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के सारे क्या हो जाओ, मजदूरों एक हो जाओ, और इनको बिजनेसमैन वगैरह, यानी एक तरीके से कौन सी विचारधारा को उखाड़ फेंको, पूंजीवादी विचारधारा को क्या कर दो, उखाड़ फेंको। तो भारत का जो समाजवाद है इस तरीके का नहीं है कि पूंजीवादी विचारधारा को क्या कर दो, उखाड़ करके फेंक दो, यानी बिजनेस क्लास वगैरह को और ऐसा को जो है उखाड़ करके फेंक दो और केवल श्रमिकों का उत्थान कर दो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत का समाजवाद गांधी जी के मूल्यों पे है। किसके मूल्यों पे है? गांधी जी को, जिसमें मिश्रण है इन दोनों का। इन दोनों का क्या है? मिश्रण, कि बिजनेस क्लास भी रहना चाहिए और जो है ये श्रमिक वर्ग भी जो है क्या रहना, होना चाहिए, रहना चाहिए। और ज्यादा अगर हम इसके डीप कॉन्सेप्ट में जाए तो भारत के समाजवाद को बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या बोलते हैं? भारत के समाजवाद को कहीं पूछ लेगा, मान लो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जब समझ में आ जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब देखो, समाजवाद का जो मूल कॉन्सेप्ट है ना, वो एक तरीके से गरीब वर्ग का उत्थान करना है। देखो दो क्लास है ना, बिजनेसमैन और श्रमिक। तो बताओ गरीब कौन सी है? श्रमिक। इनका इंटेंशन तो यही है, बस तरीका अलग होता है। ये तो भाई हथियार उठा लो, इस तरीके से कर लो, तो ऐसा नहीं है। भारत का समाजवाद कैसा है? गांधी जी के मूल्यों पे है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक का मतलब जो गरीब वर्ग है, यानी गरीब वर्ग का मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उसका एक तरीके से उत्थान कर दो। पिछड़े वर्ग का क्या कर दो? उत्थान कर दो। तो पिछड़े वर्ग का जो मतलब उत्थान है, उस संदर्भ में जो है क्या लिया गया है? हमारे समाजवाद को लिया गया है। वाद यानी विचारधारा समाज के प्रति। सीधा सीधा इसका अर्थ देखें तो जो जितने भी संसाधन है, जितने भी क्या संसाधन, उनका क्या होना चाहिए? एक तरीके से समान वितरण होना चाहिए। कई जगह जो है मतलब केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो केवल बिजनेसमैन के पास है संसाधन हो, दूसरों के पास नहीं हो, इस तरीके का जो है नहीं होना चाहिए। संसाधनों का क्या होना चाहिए? समान वितरण होना चाहिए। तो पूछ लेगा हमारे को कि हमारे देश में समाजवादी विचारधारा कहाँ झलकती है, तो कहाँ पे झलकती है बताओ मेरे को? प्रस्तावना में झलकती है, नीति निर्देशक तत्वों में भी झलकती है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में बताओ अलग से लिखा हुआ है यार, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अलग से लिखा हुआ है। कौन से संविधान संशोधन में जुड़े थे? पिछले क्लासेज में हमने देखा है 42 वाले में। किसमें? 42। तो हमारा समाजवाद वैसा है क्या, साम्यवादी जैसा उखाड़ के फेंक दो इस तरीके का? बिल्कुल नहीं है। हमारा समाजवाद तो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका मूल उद्देश्य है उत्थान करना, गरीबों का कल्याण वगैरह, उत्थान करना। अगला शब्द क्या है बताओ मेरे को? पंथ निरपेक्ष। हम भारत के लोग भारत को समाजवादी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, आगे क्या लिखा हुआ था? पंथ निरपेक्ष। कुछ बुक्स में धर्म निरपेक्ष है, लेकिन पंथ निरपेक्ष से समझना हमको। पंथ निरपेक्ष का मतलब देखो सीधा सीधा, ये भी बताओ कब से जुड़ा? हमने पढ़ा ही है। कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा है शब्द? 42वें संविधान संशोधन से। और पंथ निरपेक्ष पिछली क्लास में भी मैंने समझाया, पिछली क्लासेस में समझाया था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य, फर्स्ट बात तो क्या है? राज्य का कोई, राज्य दो एंगल से देखते हैं इसका। राज्य का कोई क्या नहीं होगा? धर्म नहीं होगा। दूसरी बात क्या है? कि राज्य सभी धर्मों के साथ, राज्य सभी धर्मों के साथ क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा। राज्य सभी धर्मों के साथ क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा। इसको क्या बोला जाता है बताओ? इस कॉन्सेप्ट को पंथ निरपेक्ष। क्या भारत के संविधान में जो है पंथ निरपेक्षता दिखती है क्या? बिल्कुल हमारे देश के संविधान में पंथ निरपेक्षता दिखती है। पिछली क्लासेज में हमने जैसे देखा भी है कि अनुच्छेद जैसे 14 बोलता है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? विधि, यानी विधि की दृष्टि में सब समान।
अनुच्छेद 15 बोलता है, जिसमें यह भी ली है कि जैसे लिंग वगैरह है, वैसे ही धर्म के आधार पे किसी के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। पिछली क्लासेज में हमने देखा है कि अलग से मूल अधिकार दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का, जो 25 से 28 में किसका अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार है। तो देखो हमारे देश में कहाँ कहाँ अनुच्छेदों में दिखता है, पिछली क्लासेस देखो देख लेना, क्योंकि बार बार उन्हीं चीजों को वापस में देख रहा हूँ। 14 विधि के समक्ष क्या है, समता। ठीक है। 15 कि धर्म के आधार पे, जाति, लिंग, उसके आधार पे क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद ये 25 से 28 क्या बोलते हैं, बताओ मेरे को। अनुच्छेद 25 से 28 बिल्कुल हमको जो है ये बात बोलता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। तो पंथ निरपेक्षता थोड़ा बहुत हमारे को आइडिया रहना चाहिए। सीधा सीधा पूछ ले, कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा, 42वें से। कौन से थे, 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा। दूसरा, राज्य का कोई धर्म है क्या हमारे, कि हिंदू धर्म है या और कोई धर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। यहाँ की सरकार किसी भी धर्म के साथ क्या नहीं करती, भेदभाव नहीं करती, सबके साथ क्या करती है, समान व्यवहार करती है। क्यों, क्योंकि कोई धर्म है वगैरह है ही नहीं। तो हम भारत के लोग यानी हम जो सत्ता दे रहे हैं, एक तो प्राधिकार का स्रोत है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना दिया, आंतरिक और कहां से, बाह्य से डिसीजन लेने में स्वतंत्र। समाजवादी बना ही दिया। कौन सा समाजवाद लगाया, लोकतांत्रिक समाजवाद। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, आगे क्या था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कौन सा गणराज्य है बताओ मेरे को, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पिछली क्लासेज में बताओ, पहली बात तो देखो गणराज्य, और गणराज्य कैसा है, लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्र यह गणराज्य पूरा का पूरा, और इस गणराज्य में कौन सा कॉन्सेप्ट है, लोकतंत्र का। कैसा कॉन्सेप्ट है, अलग से लोकतंत्र वगैरह कहीं नहीं लिखा, गणराज्य के बारे में बताया कि गणराज्य कैसा है, लोकतंत्रात्मक। जब गणराज्य ही लोकतंत्रात्मक है तो देश में तो क्या हो गया, लोकतंत्र। जब इसका हेड कोई, इसका हेड कौन होता है, हेड, हमारे देश का हेड कौन है बताओ मेरे को, अगर पूछे तो हमारे देश का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। क्या होता है, प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन एक बार आरपीएससी ने पूछा है और फिर पूछ लेगी। देश का हेड कौन है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, अगर देखा जाए तो एक तरीके से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें होती है, प्रेसिडेंट में। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है। सारे के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, बताओ कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 77 कहता है। तो ये कार्यपालिका का प्रमुख है, कार्यपालिका का क्या है, प्रमुख है। क्या कार्यपालिका के प्रमुख का चुनाव होता है क्या, बिल्कुल चुनाव है, इसका जो है चुनाव होता है। इसका कार्यपालिका के प्रमुख का क्या होता है, हमारे क्या वंशानुगत है, राष्ट्रपति जी वंशानुगत है क्या, हमारे पिछली क्लास में भी देखा वंशानुगत नहीं है। क्या नहीं है, वंशानुगत नहीं है। क्या है यहाँ पे, इनका जो है निर्वाचन होता है। क्या होता है इनका, निर्वाचन। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गणराज्य। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, पहले ही कहा था मैंने, ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां पे वंशानुगत है, जो रानी होते हैं, सम्राट वगैरह। तो यहाँ पे क्या होता है, निर्वाचन होता है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे गणतंत्र है या गणराज्य। ये खुद हो गया कि नहीं हो गया, लोकतंत्रात्मक। एक तरीके से लोकतंत्र की प्रोसेस को इसने क्या किया, फॉलो किया। ठीक है। तो सीधा सीधा पूछ लेगा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, क्योंकि ये तो मूल विशेषता है। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ के आए हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये चीजें पता चल गई। ये सारी की सारी बातें देखो किसमें थी, बताओ मेरे को, चार बातें ही थी। ये रही, हमने शुरू शुरू में देखा था भारतीय राज्य की क्या प्रकृति में। देखो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना दिया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये राज्य की प्रकृति है। इस पे दो दो लाइन हमको पता रहनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझा हुआ रहना चाहिए। वो देखो उसने ऐसे ही घुमाया था कि भारत में जो इसका हेड होता है वो निर्वाचित होता है, तो ये किस गुण से मैच खाता है, तो कौन से खाता है, गणराज्य से। इस तरीके से तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन नहीं है। अब ऐसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से घुमा देगा या किसी से भी घुमा देगा, तो हमें पता रहना चाहिए। आगे देखो संविधान के क्या उद्देश्य है, तो संविधान के उद्देश्य में हमारे को आगे ऐड करता हूं मैं, 2 नंबर पे हो रही है क्या, यार कैसे होगी। ठीक है। तो राज्य की प्रकृति, 3 हमारे पॉइंट जो है क्या हो गए, क्लियर हो गए। आगे देखो हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है।
संविधान का क्या उद्देश्य, ये कौन सा पॉइंट था, 3। तो देखो संविधान का उद्देश्य में हमारे को याद रखना है कौन कौन से उद्देश्य। कभी कभी देखो ये क्रम तक पूछते हैं दूसरे एग्जाम में, तो कि प्रस्तावना में शब्दों का क्रम क्या है, क्यों पूछा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना हमारे को क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। तो हमारे तो नहीं पूछेंगे इस तरीके का। संविधान का उद्देश्य, तो हमारे संविधान का बताओ क्या क्या उद्देश्य है, कि भाई संविधान जो है क्या सुनिश्चित करना चाहता है, स्वतंत्रता। संविधान जो है सबसे पहले तो न्याय है वैसे, हमारा संविधान जो है क्या सुनिश्चित करता है, करना चाहता है न्याय। फिर जो है हमारा संविधान क्या चाहता है, हमारा संविधान जो है स्वतंत्रता। और क्या चाहता है बताओ हमारा, समता। क्या चाहता है, समता। और हमारा जो संविधान है वो क्या सुनिश्चित करना चाहता है, बंधुत्व। इस बंधुत्व को जो है आगे वाली स्लाइड में लेंगे अपन। और क्या चाहता है, जैसे बंधुत्व, बंधुत्व। अब देखो न्याय, फर्स्ट ही फर्स्ट क्या, न्याय। तो प्रस्तावना में सीधा सीधा ऐसे पूछ लेंगे हमारे संविधान में कौन सा न्याय प्रदान नहीं किया गया है, तो कौन सा नहीं किया गया, 3 न्याय लिखे हुए हैं। कितने न्याय लिखे हुए हैं, 3। देखो कौन कौन से न्याय है। पहली बात तो न्याय होता क्या है पता ही होगा, जस्टिस। जैसे अपन कहते हैं ना यार न्यायालय में गए, तो न्याय मतलब, न्याय का मतलब क्या है बताओ, क्या है कि हमारे अधिकारों का क्या नहीं हो, एक तरीके से हनन नहीं हो, ऐसी रक्षा करने वाला है, मतलब वो न्याय, जस्टिस। तो न्याय कितने प्रकार के हमारे, सीधा सीधा पूछेगा तो ये पूछेगा। तो कौन कौन से न्याय है, सामाजिक, कौन सा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से न्याय है, कहाँ पे लिखे हुए हैं न्याय, प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। कौन कौन से न्याय लिखे हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब होते क्या है बताओ, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम संविधान के उद्देश्य पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, संविधान के उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं। संविधान के उद्देश्य में हमने पढ़ा कि जो है 4 उद्देश्य संविधान के हैं। जैसे राज्य की प्रकृति 4 थी, वैसे ही संविधान के उद्देश्य भी कितने हैं, 4। आरएस में तो हमेशा इससे जो है मेंस में क्वेश्चन निकाल रहा है। जैसे हमारे 2018 वाले में ये न्याय का क्वेश्चन आया था 10 नंबर का, कि भारतीय संविधान में न्याय की अवधारणा को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, ऐसे मतलब इसको भी और ज्यादा अभिलक्षित किया है, ऐसे लिखा। तो पता रहना चाहिए था बस, न्याय, न्याय कितना भाई प्रस्तावना में है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। हमारे कैसे क्वेश्चन देगा, हम कब मैं कराऊंगा अलग से कि कौन सा न्याय नहीं है, तो एक धार्मिक न्याय और दे देंगे, चौथा ऑप्शन। हमारे को पता रहना चाहिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब होता क्या है जो देख लेते हैं। देखो भाई सामाजिक न्याय, कौन सा न्याय, सामाजिक न्याय। न्याय का मतलब केवल पैसों से ही थोड़ी देखते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब यार किसी भी जाति के साथ, धर्म के साथ, इसके साथ किसी भी तरह का क्या नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, किसी भी तरह का क्या नहीं हो, भेदभाव। ऐसा क्वेश्चन अपने पूछेगा ही नहीं अंदर, क्योंकि पूछ ही नहीं सकता वो, यही पूछेगा न्याय कौन सा नहीं। हम तो समझने के लिए जो है जो रिटर्न वाले एग्जाम होते हैं उसमें जरूर पूछ सकता है कि किसी भी तरह का क्या नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। आर्थिक न्याय अर्थ से बना है, किससे बना, अर्थ यानी क्या होता है, पैसा। तो पैसों के या संपदा के आधार पे किसी के साथ जो है क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव वगैरह नहीं किया जाएगा। सबको जो है समान अवसर मिलेंगे, सबको क्या मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। ये नहीं कि अमीर को अलग अवसर, गरीब को अलग अवसर। जैसे मान लो कोई गरीब भी है, अभी ट्रेन में जाना है मान लो, उसके कहीं से पैसा अरेंज करके वो फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकता क्या, बैठ सकता है। गांधी जी बैठ सकते थे क्या अफ्रीका में, नहीं बैठ सकते थे। वहां न्याय था क्या, आर्थिक न्याय था क्या, नहीं था। क्या नहीं था, आर्थिक न्याय। पहले सामाजिक न्याय भी नहीं हुआ करता था कोई टाइम में। तो अब जो है ऐसा कुछ है नहीं कि भेदभाव किया जाए, समाज के आधार यानी जाति वगैरह के, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं हो, यही तो सामाजिक न्याय हमने पिछले क्लासेज में भी देखा। आर्थिक न्याय यानी अर्थ के आधार पे, संपदा के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। तीसरा राजनीतिक न्याय। देखो राजनीतिक न्याय में राजनीति से संबंधित न्याय बताओ। जनरली जो है क्या होगा, जैसे वोट देने का मान लो अधिकार है, किसी को चुनाव खड़ा होने का, कोई रुक सकता है क्या, कुछ एक बाउंडेशन है कि भाई अपराधी ऐसा तो जाके भी क्या करेगा। बाकी जैसे मान लो आप में से कोई एमएलए का चुनाव लड़ना चाहे, लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, लड़ सकता है। कोई बाउंडेशन लगाई क्या कि भाई 1 करोड़ रुपए होने चाहिए या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो जो है राजनीतिक न्याय है। कौन सा न्याय है, राजनीतिक न्याय। और जो B.R. अम्बेडकर कहा करते थे कि न्याय का वास्तविक अर्थों में जो है कौन से न्याय को मानते थे, मतलब इसको सामाजिक न्याय सच्चे परिप्रेक्ष्य में न्याय है कि किसी के साथ क्या नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। तो फर्स्ट
पता चल गया उद्देश्य न्याय है। वापस मैं रिकॉल करवा रहा हूं, हम भारत के लोग यानी सत्ता का स्रोत है। नीचे नीचे डेट कितनी लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949, जिस दिन अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया। भारत राज्य की प्रकृति में बताओ क्या क्या बातें पढ़ी थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और संविधान का क्या देख रहे हैं हम, उद्देश्य देख रहे हैं, न्याय हो गया। अब देखो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की जो है दी हुई है, कितने प्रकार की दी हुई है, 5 प्रकार की। सीधा सीधा पूछ लेगा कौन सी स्वतंत्रता, ये आरएस में ये 2 नंबर में आया था, जिस टाइम ये 10 नंबर में आया था ना, ये और 2 में दिया था कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता को 2 नंबर में भारतीय संविधान में जो प्रत्याभूत, प्रत्याभूत मतलब गारंटी दी हुई स्वतंत्रता के अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो पता रहना चाहिए यार हमारे को कैसी कैसी स्वतंत्रताएं मिली हुई है। हमारे को विचार की, किसकी, हम कुछ भी विचार प्रस्तुत करें, कुछ भी बोलने करें, भाई राष्ट्र के विरुद्ध ऐसे नहीं होने चाहिए, कुछ शर्तें भी है, ऐसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी विचार की, ठीक है, अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्त करना खुद का, एक तो विचार करना मतलब कुछ भी अपने विचार आए, अभिव्यक्ति की कुछ भी अभिव्यक्त करने की, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास हमारा कहीं भी बिलीफ है, कोई भी विश्वास है, और किसकी, धर्म की, और किसकी, उपासना की, और किसकी, उपासना की जो हमें क्या है, स्वतंत्रता। क्या बातें समझ में आ रही है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कौन कौन सी बताओ मेरे को, विचार की, अभिव्यक्ति की, साथ बोलना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना मतलब हम किसकी उपासना करें, वो हमारी जो है, किस धर्म को माने, हमने पहले ही कहा था कि भाई 25 से 28 क्या हमारे बिलीफ है, कोई बिलीफ को चेंज नहीं कर सकता, तो बिलीफ क्या है, क्या हम अभिव्यक्त करते हैं, क्या हम जो है एक्सप्रेस करते हैं, उससे संबंधित, और किससे संबंधित, क्या क्या हमारे विचार है। तो स्वतंत्रता में बस हमें ये पता रहनी चाहिए, पूछ लेगा कौन सी नियर, एक कोई ऐसी देगा जो मिलती जुलती लगेगी, न्याय में कोई ऐसा न्याय देगा जो मिलता जुलता लगेगा। तो न्याय कितना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे देखो समता, क्या है, समता, समता का मतलब समानता। समानता कहाँ दिखती है भारत के संविधान में, क्या समानता का कोई अधिकार दिया है क्या, पहले बताओ, इस स्वतंत्रता का दिया है क्या, बिल्कुल दिया है स्वतंत्रता का, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो 19 से 22 तक जो है क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या समता का या समानता का अधिकार दिखता है क्या, बिल्कुल दिखता है हमें। समता का विधि के समता अभी बताया है, 14 से लेके कहाँ तक, 18 तक जो है हमको दिखता है। तो समता देखो 2 तरह की, प्रतिष्ठा और किसकी, अवसर की समानता। अवसर की समानता है कि नहीं है, जैसे एग्जाम देते हैं अपन, क्या देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो अनुच्छेद है 16, ऐसे ही नहीं है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, कोई रोक सकता है क्या एग्जाम देने से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है कि भाई ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, पीजी नहीं है, और फिर हम कहें कि यार लोक नियोजन में अवसर की समानता है, और अनुच्छेद 16 का प्रयोग करते हुए सीधे मूल अधिकार है। आपने ही बताया था सर, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए, किसका, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए सीधा आप बता ही रहे हो कि जो है संविधान का रक्षक, संरक्षक, कस्टोडियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे कि हमारे लोक नियोजन में अवसर की समता का जो है अनुच्छेद 16 का क्या हुआ है, हनन हुआ है। तो वो नहीं, उसमें एलिजिबिलिटी भी है, क्या है, एलिजिबिलिटी भी है, तो वही तो है अवसर की समानता। सारे मान लो किसी ने पीजी वीजी सब ने कर रखा है, बीएड की डिग्री है, ग्रेड 1 का एग्जाम दे सकते हैं, तो वही तो है अवसर की समता। किसकी समता, अवसर की समता। और एक किसकी समानता, प्रतिष्ठा की। जब भी तो देखो अनुच्छेद जो 18 है, कौन सा, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में साफ लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। पहले जी तो बड़े बड़े टाइटल वाइटल लगते थे, उनका सबका अंत, क्योंकि सबको समानता है, कोई अलग नहीं है। 14 अनुच्छेद कह रहा है हमारा विधि के समक्ष क्या है, समता है, विधि के समक्ष क्या है, समता है। तो ये तो सीधा सीधा पूछ लेगा, समता प्रस्तावना में 2 अर्थों में, एक तो प्रतिष्ठा की समता और एक अवसर की समता। एक तो प्रतिष्ठा की समता और दूसरी बताओ किसकी समता है, अवसर की समता है। तो ये बातें हमारे को समझ में आ गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के बाद में। अब आगे देखो, 3 देख लिया हमने, कौन कौन सी 3 देखी बताओ, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता।
प्रतिष्ठा की और किसकी समानता, समता अवसर की। अब देखो जो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति है ना, कब हुई थी फ्रांस की क्रांति, 1789 में। पूरी दुनिया को फ्रांस की क्रांति ने सिखाया क्या समता होती है, क्या स्वतंत्रता होती है और क्या बंधुत्व होता है। पहले क्या जानते थे कि क्या स्वतंत्रता है, ये त्रिकोण देखो, क्या स्वतंत्रता है, क्या समता है और क्या बंधुत्व है। ये तीनों के तीनों कहां से प्रेरित है बताओ मेरे को, ये शब्द ही फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। कौन सी क्रांति से प्रेरित है, फ्रांस की क्रांति से। और जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया है ना, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट, वो अमेरिका से है। जो प्रियम्बल, सीधा सीधा पूछ लेगा, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से प्रेरित है, अमेरिका से। ठीक है, प्रस्तावना क्या अमेरिका से और कुछ भी हमने लिया है क्या? हाँ सर, आपने ही तो बताया था कि हमने जो है मूल अधिकार लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। कहाँ से लिए हैं, अमेरिका। क्या अमेरिका के ऊपर कोई जो है देश है क्या? करंट में अभी जो है कनाडा, कनाडा पड़ा, सुखमीत सिंह जो कनाडा थे, उनको जलवायु परिवर्तन का जो एम्बेसडर बनाया। तो उसी कनाडा से क्या लिया, संघात्मक ढांचा लिया। क्या लिया, संघात्मक ढांचा। तो ये तीनों चारों बातें थोड़ी सी मैंने बता दी। ठीक है, तो अपन चल कहाँ रहे थे, देखो स्वतंत्रता हमने देख ली, समता हमने देख ली, समता प्रतिष्ठा की और अवसर की। अगला क्या देख रहे हैं हम, बंधुत्व। बंधुत्व पे जो है पिछले आरएस में वो तो जो है 2018 का पूछा, इसमें 2018 के आरएस में जो है ये पूछा स्वतंत्रता वाला। और जो 2021 वाला जो आरएस था, 21 वाला ही था, उसमें जो है किसकी परिभाषा पूछी, बंधुत्व की, कि भाई बंधुत्व से जो है क्या समझते हैं। तो बंधुत्व कहाँ से उठाया, प्रस्तावना से उठाया। तो हमारे भी सीधा सीधा ये संविधान की क्या है, आधारभूत विशेषताएं हमें पता रहना चाहिए कि भाई बंधुत्व किन किन कॉन्सेप्टों पे, किन किन आदर्शों पे जो है ये बंधुत्व टिका हुआ है। तो बोतल है क्या सर, पानी। तो देखो बंधुत्व क्या है, बंधुत्व का मतलब सीधा सीधा अगर हम देखें तो भाईचारा। तो देखो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला, ठीक है, और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने वाला, ऐसा शब्द लिखा हुआ है। देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है। देखो उन सब में, ये सब हो गया, स्वतंत्रता हो गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, समता, प्रतिष्ठा की और किसकी समता, अवसर की। ठीक है, अब क्या बचा हमारे, केवल बंधुत्व बचा या बंधुता बची। तो बंधुता में दो एंगल है, कितने एंगल है, दो, कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने वाली होनी चाहिए एक तो, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को। ऐसे नहीं कि बंधुत्व में जो है राष्ट्र की एकता अखंडता को हम साइड में रख दें। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या करने वाली होनी चाहिए, बढ़ाने वाली होनी चाहिए। व्यक्ति की गरिमा भी क्या नहीं होनी चाहिए, उससे डाउन नहीं होनी चाहिए। दो एंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिख ही रहा। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो एक तो क्या है बताओ मेरे को, व्यक्ति की, बंधुत्व के कितने एंगल, बंधुत्व से क्या समझते हैं, यही तो उसमें आया था। तो बंधुत्व में मतलब एक तो व्यक्ति की गरिमा बनी हुई रहनी चाहिए, दूसरा राष्ट्र की एकता पे, राष्ट्र की किस पे, एकता पे और अखंडता पे जो है कोई वो नहीं रहना चाहिए, सुनिश्चित रहनी चाहिए इससे। और ये अखंडता शब्द हमने पढ़ा ही था कि भाई किस में जुड़ा है, 42, पहले अखंडता शब्द जुड़ा हुआ नहीं था। तो पहले क्या क्या नहीं जुड़ा हुआ था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और समाजवादी पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता जुड़ा हुआ नहीं था। तो ये हो गई हमारे संविधान की क्या, प्रस्तावना। अब इस संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ जो है विवाद जो है हम देख लेते हैं, जिससे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। देखो विवाद क्या है, ऐसे तो कॉन्सेप्ट तो बहुत, बेरुवाड़ी एक जगह है, मतलब ये बांग्लादेश के ऊपर इंडिया का पार्ट थी। कौन सी, बेरुवाड़ी। तो बेरुवाड़ी का एक मैटर हुआ 1960 में। कब हुआ, 1960 में। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब इसमें कि संपूर्ण आंतरिक और बाह्य दृष्टि से जो है सरकार क्या है, डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्रता। तो इस बेरुवाड़ी को जो है पाकिस्तान को दे दिया था,
वो 71 में वापस आ गया। और उस टाइम बांग्लादेश क्या था, किसका हिस्सा था बताओ मेरे को? बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जो स्वतंत्र हुआ कब, 1971 में। तो जब इसका ये मैटर हुआ तो कोर्ट में याचिका लगाई, वहां पे बहुत मैटर हुआ था, अंगुलियां काट ली थी, मतलब बहुत सारे ने। उस टाइम भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो राजेंद्र प्रसाद को बहुत लेटर्स वगैरह लिखे। तो एक अनुच्छेद होता है, हम कभी आराम से देखेंगे, 143। कौन सा अनुच्छेद? 143। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे या राष्ट्रपति की पावर्स पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को कोई भी सजेशन लेना हो ना, तो खुद थोड़ी है सब, मतलब जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन, इसका व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट जो है, कौन है? प्रेसिडेंट लिखता है सुप्रीम कोर्ट को, कुछ भी सलाह वगैरह लेनी हो, जुडिशरी मतलब न्याय, संविधान से संबंधित। कौन से अनुच्छेद से? 143 से। तो ऐसे कुछ लिखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे बेरुआड़ी में। इसमें पहली बात ही यही गई थी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, यही हमारे काम की है। क्योंकि प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, संविधान का क्या नहीं है, भाग ही नहीं है। प्रस्तावना को किसका भाग नहीं माना? संविधान का भाग नहीं माना। और बेरुआड़ी संघ को, बेरुआड़ी जो क्षेत्र है उसको पाकिस्तान को मान लो दे दिया ना, तो उसको भी जो है जायज ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना को तो किसका भाग नहीं मान रहे? संविधान का भाग नहीं मान रहे। ठीक है, इतना सा हमें पता है, रखना है बस। बेरुआड़ी बहुत लंबा चौड़ा केस है, इसमें कम से कम 10 मिनट लगे, लेकिन हमको तो रखना बेरुआड़ी संघ प्रस्तावना से संबंधित है। प्रस्तावना को किसका भाग नहीं माना? संविधान का, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या नहीं है, पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, एक और केस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसको तो हम बहुत जगह जो है अलग अलग डिसाइड मतलब डिस्कस करेंगे। केशवानंद, थोड़ा नाम और ईयर याद रख लेना, केशवानंद भारती केस। कौन सा केस? केशवानंद, ये केरल का केस था, केरल राज्य के विरुद्ध, 1973 का। क्या था, इसको कभी अलग से जो है हम डिस्कस करेंगे। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। तो सीधा सीधा पूछ लेगा कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस केस में दिया गया? तो किस केस में दिया गया? केशवानंद भारती एक व्यक्ति थे, मतलब केरल के। तो इनके केस में आधारभूत ढांचे का क्या दिया गया? सिद्धांत दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी डायरेक्शंस दी, जैसे हमारे संविधान में कुछ भी संशोधन होता है, पिछली बार हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, कौन से अनुच्छेद से होता है? अनुच्छेद 368 से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया कि हर किसी अनुच्छेद को ऐसे ही जो है चेंज नहीं कर सकती सरकार। कुछ ना कुछ क्या होता है, मूल ढांचा भी होता है संविधान का, जिसपे पूरा संविधान टिका हुआ है। मतलब ऐसे कुछ कुछ मतलब पॉइंट है, जैसे संसदीय प्रणाली हम पढ़ के आए, तो संसदीय प्रणाली क्या है? एक मूल ढांचा है, इसको ऐसे चेंज नहीं किया जा सकता कि अध्यक्षात्मक प्रणाली लगा दी साहब, संसद में बहुमत हुआ और वो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, डिसाइड भी यही करता है कि मूल ढांचे में कौन है। कोई अलग से लिखा हुआ नहीं है कि ये चीजें जो है किसमें, मूल ढांचे में। जैसे न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनर्वलोकन, जो अमेरिका से लिया गया है कि भाई कोई भी कानून बनाया है अगर संसद ने, तो उसकी न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है, मूल ढांचे का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मूल ढांचे का। तो मूल ढांचा, ऐसे तो जो है न्यायपालिका की समीक्षा के पावर ही ले लेंगे वो, अगर इसको मूल, तो ये लेके आए उसमें मूल ढांचे में। और इसमें प्रस्तावना से संबंधित कुछ बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो वो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे अलग से पॉलिटी है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें भी हमारे सिद्धांत व्यवहार वगैरह, तो उसमें डिसीजंस हमको पढ़ने हैं। तो प्रस्तावना से संबंधित इसलिए हमारे क्या पूछे जा रहे हैं, डिसीजंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक बार निजता का अधिकार वगैरह पूछ लिया, तो ऐसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो इसमें क्या क्या माना। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट चीज तो मानी कि प्रस्तावना जो है, प्रीएम्बल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। कौन? प्रीएम्बल। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है क्या कहा? संविधान का भाग। एक मैटर चला उसमें कि भाई संशोधन नहीं किया जा सकता प्रस्तावना में, तो इन्होंने कहा कि भाई संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत हर चीज में संशोधन कर सकते हैं, बस वो मूल ढांचे में नहीं कर सकते। मतलब जो मूलभूत विशेषताएं हैं जिन पे हमारा संविधान टिका हुआ है, उसमें जो है संशोधन नहीं कर सकते। भाई संशोधन होता कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 368 से। ठीक है, तो मूल ढांचा मैंने बताया बहुत सारा होता है, जैसे संसदीय प्रणाली मूल ढांचा है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, जैसे हमारे पंथ निरपेक्षता है, ये भी क्या है? मूल ढांचे का हिस्सा है।
जो है इसमें चेंज नहीं किया जा सकता, किसमें, पंथ निरपेक्षता में। तो संशोधन बताओ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? संशोधन कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद का प्रयोग कर सकते हैं? 368 का संशोधन किया जा सकता है। लेकिन बताओ क्या नहीं होना चाहिए? लेकिन मूल विशेषताओं में नहीं किया जा सकता। किसमें नहीं किया जा सकता? मूल विशेषताओं में नहीं किया जा सकता। जो आधारभूत ढांचा है उसमें नहीं किया जा सकता, तो ये बात है। तो प्रस्तावना संशोधन योग्य है या नहीं है? है। बस मूल विशेषताओं में, उसमें कोई मूल विशेषता है तो उसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि प्रस्तावना क्या है? संशोधन योग्य है, संशोधन किया जा सकता है। अब हमने पिछली क्लास में देखा था कि कुछ बातें होती है जिनको न्यायालय में परिवर्तन कराया जा सकता है, लागू कराया जा सकता है, कुछ होती है जिनको नहीं कराया जा सकता। जैसे मूल अधिकार, किसी के मूल अधिकार का हनन हुआ, अनुच्छेद 14 का हनन हुआ, विधि के समक्ष समता का हनन हुआ, या कोई 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अगर हनन हुआ, तो बताओ वो न्यायालय में जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। तो मूल अधिकार के मुद्दे में जो है क्या किया जा सकता है? न्यायालय में जा सकता है। क्या हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े क्या? हाँ, हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े। जो नीति निर्देश किस में है, कौन से भाग में? भाग 4 में हमने देखा था। अनुच्छेद 36 से लेके कहां तक देखा था? 51 तक देखा था। वो न्यायालय में परिवर्तनीय है क्या? पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कि वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकार को तो न्यायालय में ले जाया जा सकता है, लागू कराया जा सकता है, नीति निर्देशक तत्वों को नहीं कराया जा सकता। सेम नीति निर्देशक का दोस्त थी प्रस्तावना, कि प्रस्तावना को किसमें? न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। इसको न्यायालय में क्या है? ये न्यायालय में परिवर्तनीय। 3 बातें हो गई कि प्रस्तावना प्रिएम्बल संविधान का भाग है। संविधान का क्या है? भाग 368 अनुच्छेद के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन क्या? मूल विशेषताओं में। किसमें? मूल विशेषताओं में नहीं कर सकते। इट मीन्स प्रस्तावना संशोधन के क्या है? योग्य है। न्यायालय में परिवर्तित कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता? परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। क्या नहीं कराया जा सकता? परिवर्तित नहीं कराया जा। तो देखो, संशोधन के योग्य है, किया जा सकता है संशोधन, करा कि नहीं करा? 73 का केस है। ये केस कौन सा केस था? केशवानंद भारती 73 का। जाके 76 में जो है क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिया, तो वहीं से ही तो आया। न्यायालय में परिवर्तन कराया जा सकता है क्या? नहीं कराया जा सकता। किसमें परिवर्तन नहीं कराया जा सकता? न्यायालय में परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अब देखो, कुछ कुछ बातें हैं, ऐसे फैक्ट्स है, वो मैं जो है याद करने के हैं। कि जैसे जन्म कुंडली होती है ना, कौन सी कुंडली? जन्म कुंडली, होरोस्कोप। जन्म कुंडली में क्या करते हैं? किसी के फ्यूचर का वर्णन कर देते हैं, मतलब कि किसका? भविष्य देखते हैं उसका। तो प्रस्तावना को भी संविधान की क्या कहा जाता है? जन्म कुंडली। सब तो कहते नहीं है। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है। तो इस तरीके के, कोई उसको कुंजी बोलते हैं, कि संविधान जैसे कुंजी से क्या खोलते हैं? गेट खोलते हैं। ऐसे ही जो संविधान में कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो वो कुंजी है द्वार खोलने की, कुछ भी किसी कॉन्सेप्ट को। तो इसको क्या कहा गया है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी का है। तो ऐसे अलग अलग, जैसे शुरू शुरू में हमने आत्मा का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस तरीके से ये संविधान की क्या है? कुंजी है। किसके बारे में कहा गया? प्रस्तावना के बारे में कहा। तो ऐसे अलग अलग 2-4 विद्वानों के कुछ पॉइंट है, हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे आधारभूत विशेषताएं हैं जिसमें जो राज्य की प्रकृति है, क्या क्या उद्देश्य है, कब लागू हुआ है, सत्ता कहाँ से मिली है, ये सारी चीजें हमको देखनी है। तो ये प्रस्तावना के मतलब जो इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट मैंने क्लियर करा दिए, जो किससे इंटरलिंक होते हो? हमारे संविधान की आधारभूत विशेषताओं से। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन सेशन लेके आऊंगा प्रस्तावना का। आप भी, आपके पास कोई बुक हो तो क्वेश्चन करके देखना। कोई फैक्चुअल क्वेश्चन के अलावा सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन इस क्लास से इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।